Hello everyone, welcome to the channel Scholar Stop. So today we are going to continue our chapter Microorganisms, Friend or Foe, and this is chapter 2 of class 8th, and this is the part 2 of this chapter. And if you have not seen the previous video, go check it out on my channel so that you can understand this one easily. And today we are going to start from here, where do microorganisms live? And as I say always, अगर आपने नहीं रखी हुई अपनी रफ कॉपी और पेन आपके साथ तो नहीं लिख पाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से कॉपी ले आइए और लिखना शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप आगे के वीडियो देख सकें। तो यहाँ से शुरू करते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपको एक बात बता दें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो सिंगल सेल के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, जो होता है अमीबा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर दोनों के बारे में। मतलब तो सिंगल सेलुलर में आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, सम एलगी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर में आ जाएगा एलगी एंड फंजाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर गिव सम एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आप लिख सकते हैं कि सिंगल सेल में होते हैं एलगी, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर में होते हैं सिंगल सेल में बैक्टीरिया भी होता है और मल्टी सेलुलर में होते हैं एलगी और फंजाई। तो उसके बाद देखिए, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो हर तरह की जगह पे रह सकते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड कहीं पर भी रह सकते हैं। मतलब वो सर्वाइवल अपना बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में भी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो एनिमल की बॉडीज़ में भी वो रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, किसी भी चीज़ पर। मतलब देखिए, ये बॉडीज़ के अंदर भी रह सकते हैं, ऊपर भी रह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी मतलब किसी के ऊपर निर्भर करते हैं रहने के लिए, वहीं पे कुछ और होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कुछ होते हैं जो किसी की बॉडी पर रहते हैं, कुछ होते हैं उनको बॉडी को होस्ट बना कर रहते हैं, वही चीज़ है। और कुछ होते हैं जो अपने जो है फ्रीली रहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो, तो इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि वो हमारे फ्रेंड भी है और साथ ही साथ फो भी हैं। तो मतलब दोनों तरीके, दोनों पहलू दिखाए हुए हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ बेनिफिशियल हैं, वाइल सम अदर्स आर हार्मफुल। तो यही हम लोगों को पढ़ना है इसमें, और कि वो जो हार्मफुल होते हैं वो हम लोगों को डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो देखते हैं कि हार्मफुल जो होते हैं मतलब वो क्या करते हैं, और जो बेनिफिशियल है वो क्या करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द पर्पजेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज, या फिर उनकी जो है एडवांटेजेस क्या है, तो वो मतलब हमारे लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो यही हुआ। तो दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। पहला पॉइंट ये हो गया कि वो हमको कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में यूज़ करते हैं। और ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. उसके बाद they are also used in cleansing up the environment। तो दूसरा ये और तीसरा ये। उसके बाद दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। अब आप सोचेंगे कि कैसे कैसे वो क्लीन करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले दूसरे क्लासों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में, कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वेस्ट की बात कर रहे हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो अपने आप डिग्रेड मतलब बायोडिग्रेड हो जाते हैं, मतलब डिग्रेड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से। तो यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है कि वो एक बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट हैं। वो हमारे जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं।
तो और उसके बाद दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है हटाने के लिए काफ़ी काम करते हैं। ये देखिए, दे ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो जैसे कि जो होते हैं वेजिटेबल पील हो गए, रिमेन्स ऑफ एनिमल और फीसेस, इन सब चीज़ों को वो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो उनको जो है बायोडिग्रेडेबल, मतलब उनको डिग्रेड कर देते हैं, सिंपल जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ को एक सिंपल चीज़ में बदल देते हैं, और उसके बाद फिर यूजेबल सब्सटेंस बन जाता है, और वो करते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज़ रिकॉल करनी है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, और अगर आपने पिछले चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जाइए जल्दी से चैनल पे पढ़ के आइए। तो सुनिए, पिछले चैप्टर की बात हो रही है कि इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, कि जो हमारी रूट्स में कुछ नोड्स होते हैं, नोड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो है क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो होती है उसको हम लोग प्लांट तक पहुंचा देते हैं। वो किससे होता है, जो रूट्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं उनको क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम। और अगर आपने अच्छे से बियम, ठीक है, राइजोबियम होता है वो, तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, और वो हमको सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करता है। तो फिर से अगर आपका क्वेश्चन बने कि सॉइल फर्टिलिटी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो वो होता है राइजोबियम। आगे बात करते हैं कि और किस चीज़ में हेल्प करता है। तो अगर हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमको कर्ड बनाने में हेल्प करता है और ब्रेड बनाने में, तो आगे पढ़ेंगे इसी पॉइंट को आगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, you have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria। तो तुम लोग 7 में पढ़ चुके हो कि कैसे मिल्क को दही में बदला जा सकता है बैक्टीरिया की हेल्प से। तो इसके बाद दिया हुआ है कि आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर नेक्स्ट डे। तो इसमें पहेली जो है वो कह रही है कि उसने अपनी मम्मी को देखा है थोड़ा सा कर्ड जो है वो दही में कर्ड जो है उसको मिल्क में डालते हुए, और फिर वो अगले दिन वो कहती है कि वो कर्ड बन जाता है। तो क्या ऐसा कैसे होता है, तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ कोर्स द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जो हमारा कर्ड होता है उसमें बहुत ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम जो है कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि अब उसमें कौन सा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि कर्ड में जो है वो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जो कर्ड का फॉर्मेशन है वो लैक्टोबैसिलस की हेल्प से होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन सेटिंग द कर्ड, तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस कैसे हेल्प करता है, और अगर आगे आप पूछा हुआ है कि इसको एक्सप्लेन करिए, तो इसमें होगा इट मल्टीप्लाइज द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड बैक्टीरिया और ऑल्सो इन्वॉल्व इन। उसके बाद तो उसका वर्किंग कैसे है, इट मल्टीप्लाइज द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मिल्क कर्ड। आप ये एक लाइन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये हुआ है कि बैक्टीरिया, उसके बाद और आगे दिया हुआ है कि वो और किस चीज़ में हेल्प करता है, चीज़ बनाने में हेल्प करता है, पिकल बनाने में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ों को दिया हुआ है। और आपने देखा होगा एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, मतलब रवा इडली जब हम बनाते हैं घर पे, तो उसका इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है और वो होता है रवा इडली का और भटूरा का, वो है कर्ड। कर्ड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसका भी आंसर कैन यू गेस वाई। तो उसका आंसर दिया हुआ है कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेंटेशन ऑफ आइस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई इज़ कर्ड इम्पॉर्टेंट, इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडली एंड भटूरास, तो आपका आंसर यही होगा कि बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेंटेशन, कि दे आर हेल्पफुल फॉर फॉर्मेंटेशन। तो हमारे जो फॉर्मेंटेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा वो जो इडली बनती हैं बहुत सॉफ्ट सी होती हैं, और जो भटूरा होता है बहुत सॉफ्ट सा होता है और फूल जाता है। तो मतलब वो प्रोड्यूस होते हैं, मल्टीप्लाई जब करते हैं ना, तो फिर वो जो है
जब रिप्रोड्यूस करते हैं वो अंदर फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसकी हेल्प से क्या है कि हमारा जो खाना है उसमें और ज़्यादा टेस्ट जो है उसका इन्हेंस हो जाता है और वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक हाफ kg flour and add some sugar and mix it with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead it to make a sourdough. What do you observe after 2 hours? तो भाई दिया हुआ है कि आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं आटा लेना है, शुगर लेना है, उसके बाद वार्म वाटर में डालने के बाद उसमें यीस्ट पाउडर को डालना है और उसको एक जो है डो बना लेना है। डो बनाने के बाद 2 घंटे बाद आप क्या देखेंगे कि वो इस तरह फूला हुआ मिलेगा। पहले जब आप उसको रखेंगे तो वो इस तरह होगा, लेकिन बाद में वो रेज्ड हो जाएगा। तो वो क्या ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में ये देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यीस्ट के बारे में दिया हुआ है कि यीस्ट के साथ ऐसा क्यों होता है। तो यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे जो है यीस्ट या फिर उसका जो है वर्किंग पूछा जाए फर्मेंटेशन का, तो यही आपका आंसर होगा कि यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। तो अंदर वो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने लगता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, और वो फिर रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर वो क्या करता है, CO2 को जो है रेस्पिरेशन, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो हम भी तो CO2 निकालते हैं। उसी तरह जो यीस्ट जब वो करता है रिप्रोड्यूस करता है, तब वो भी CO2 जो है वो एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकाल देता है। बबल्स ऑफ गैसेस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो ये देखिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा बबल आए हुए हैं, इसी की वजह से ये और फूल गया है। ठीक है, और ये देखिए दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ईस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। फिर अभी बात करते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। लेकिन देखिए टाइम तो कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही बना पाएंगे। आगे बात करते हैं आगे के वीडियो में